अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ऑल वेल। सो जैसे कि हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि हम लोग आज की वीडियो में जो है हम लोग केस रिपोर्ट को बनाना सीखेंगे। सो आफ्टर टेकिंग द केस हिस्ट्री फ्रॉम द क्लाइंट, अब आप लोगों को केस रिपोर्ट का मसला है कि वो आप लोग किस तरह से एक ऑफिशियली और एक प्रोफेशनली वे में तैयार करें। सो केस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए सो देयर आर सम प्रोसीजर और सम सीक्वेंसेस विच वी हैव टू फॉलो। सो वो सारी मैं आप लोग को बताऊंगी। सो दैट इज़ द ब्लैंक फॉर्म आई एम शेयरिंग विद यू। एक्चुअली ये फिल था, आई रिमूव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस फॉर्म क्योंकि वो डेफिनेटली मेरे क्लाइंट की थी। सो आई कैन नॉट शेयर विद यू क्योंकि कॉन्फिडेंशियल हम लोगों को रखना पड़ता है क्योंकि यही हमारे एक प्रोफेशनल की ख़ास बात है। सो हाउ कैन यू मेक अ केस रिपोर्ट आफ्टर टेकिंग द केस हिस्ट्री फ्रॉम द क्लाइंट। सो सबसे पहले आप लोगों को डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ती है। सो हाउ कैन यू राइट दैट डाउन। आप लोगों को इस तरह का एक बनाना पड़ेगा कि आप लोग को उसका नाम लिखना पड़ेगा, पहले उसकी एज लिखनी पड़ेगी, उसका मैरिटल स्टेटस, आइदर मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं उनका जेंडर लिखना पड़ेगा, ऑक्यूपेशन लिखनी पड़ेगी कि वो अगर कहीं जॉब करते हैं या करते रहे थे, अगर वो करते हैं सो यू हैव टू राइट डाउन, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। देन यू हैव टू राइट डाउन एजुकेशन, रिलीजन, मदर टंग उनकी क्या है, लोकेशन ऑफ रेजिडेंस, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में आप लोगों को ये लिखना पड़ता है कि वो बहुत ज़्यादा पुअर हैं या फिर जो हैं वो एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं या बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करते हैं। देन इन्फॉर्मेंट, यानी कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आया था तो उसके साथ कौन आया था, उनकी मदर आई थी, फादर आए थे, उनके साथ इन्फॉर्मेंट कौन आया था उनका। सो यू हैव टू राइट दैट हेयर। ठीक है, तो आप लोग को सबसे पहले डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन लिखनी है। आफ्टर राइटिंग दिस इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने मूव फॉरवर्ड करना है, आपने चीफ कंप्लेंट्स लिखनी है। चीफ कंप्लेंट्स हमारी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स ही होती हैं, यानी क्लाइंट जिस भी मसले के साथ आपके पास आया है आपको वो यहाँ पर दर्ज करनी पड़ेंगी, आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, आइदर स्लीप इशू है, आइदर कोई ईटिंग का प्रॉब्लम है, कोई जो है किसी कन्फ्लिक्टिंग का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है और स्टडी का प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम दैट दे आर टेलिंग यू दैट दे आर सफरिंग विद करंटली, वो आप लोगों को चीफ कंप्लेंट्स में लिखना है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में लिखना है। सो इफ़ यू वांट टू लर्न कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग कर सकते हैं ड्यूरिंग द सेशन अबाउट द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, क्योंकि हम लोगों को अक्सर यही प्रॉब्लम पेश आ रही होती है कि जब हम लोग सेशन में हैं तो हम लोग कौन से सवालों को पूछें अपने क्लाइंट से, यानी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स किस तरह से हम लोग फुली तरीके से पूछें, क्योंकि कुछ चीज़ें क्लाइंट डेफिनेटली छुपाने की भी कोशिश कर रहा होता है, वो फुली तरीके से नहीं बता रहा होता है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ें बताता है, कुछ चीज़ें नहीं बताना चाह, लेकिन फॉर अ साइकोलॉजिस्ट दैट इज़ नेसेसरी टू सी द प्रॉब्लम फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट्स। तो मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको पूरा हिस्ट्री टेकिंग का प्रोसीजर बताया हुआ है। यू कैन गो एंड चेक माई प्रीवियस वीडियोज़ जो कि मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड की हुई हैं। चीफ कंप्लेंट्स की बात कर रहे थे हम लोग, इसमें बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें आती हैं। एक आती है कि जो है अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट, के क्लाइंट ने क्या कहा कि उसको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, पहली बात तो ये। देन दूसरी हेडिंग आपकी डलेगी अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेंट। आई हैव फॉरगॉटन एक्चुअली टू ऐड द पॉइंट ओवर हेयर अबाउट के अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट एंड अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेंट, लेकिन मैं आपको वर्बली बता रही हूँ। एक्चुअली ये मेरे क्लाइंट की जो थी वो हिस्ट्री थी जो कि आई हैड कंडक्टेड, तो उस फॉर्म में मैंने इन्फॉर्मेशन को रिमूव किया है क्योंकि डेफिनेटली कॉन्फिडेंशियल हम लोगों को रखनी पड़ता है इन्फॉर्मेशन को। सो उसमें उसके साथ ही वो भी रिमूव हो गया, अदरवाइज आई वुड शो यू। तो यहाँ पर आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट लिखना है कि चीफ कंप्लेंट क्या है, जो भी वो बता रहा है आप लोगों को इशू। इसके अलावा आपने अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेंट लिखना है कि वो जो भी आपको मसला बता रहे हैं कि इनके साथ ये मसला है। सो देयर यू हैव टू टेक केयर ऑफ द 2 पॉइंट्स चीफ कंप्लेंट्स में, आप लोग लिख लें अपने पास। ठीक है, देन वी हैव हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में हमारे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस या हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, यानी कि जो भी उनको प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स है उनकी हिस्ट्री क्या है, कि उनको कब से शुरू हुआ, कितने हफ्ते हो गए, कितने दिन हो गए, कैसे पहले भी उनको कभी हुआ, और अगर पहले हुआ तो कितने अरसे का गैप आ गया था। सो ये सारी चीज़ें आप लोग हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में लिखते हैं। इसका भी पूरा लेक्चर मैंने एलोबरेट किया हुआ है फुल
इन द प्रीवियस वीडियो, जो कि आप जाकर देख सकते हैं इफ़ यू नो हाउ टू टेक द सेशन, हाउ टू व्हाट क्वेश्चन यू शुड आस्क ड्यूरिंग द सेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों ने जब एक दफ़ा हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स लिख लिए, फिर आप लोगों ने पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री को लिखना है। पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री में उनकी कोई भी वो हिस्ट्री आएगी जिसमें अगर कभी भी ज़िंदगी में पहले उन्होंने किसी भी साइकेट्रिस्ट से या किसी भी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया हो, ठीक है, और उन्होंने कौन सी मेडिकेशंस दी हों या कौन सा ट्रीटमेंट से गो थ्रू हुआ हो, सो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री में आएगी। आप लोग इसके अलावा अलग हेडिंग भी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री की दे सकते हैं, या तो आप कंबाइन दे दें या तो आप सेपरेटली दे सकते हैं। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में कोई भी अगर उनको फिजियोलॉजिकल डिजीज़ अगर की उनकी बॉडी में चेंजेस आए, कोई हार्मोनल चेंजेस, तो उन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने यहाँ पर लिखनी है। आप ये इन्फॉर्मेशन उनके इन्फॉर्मेंट से भी ले सकते हैं और क्लाइंट से ख़ुद भी ले सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव बायोलॉजिकल फंक्शनिंग का हेडिंग देनी है। बायोलॉजिकल फंक्शनिंग में आप लोग क्या लिखते हैं कि उनको करेंटली कौन से फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं या कौन से फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं हैं। ठीक है, नहीं है आप नहीं लिखेंगे, आप लोग सिर्फ उन प्रॉब्लम्स के बारे में लिखेंगे कि उनकी करंटली कोई बायोलॉजिकल फंक्शनिंग एबनॉर्मल अगर है तो उसके बारे में आप लोग नोट डाउन करेंगे। आइदर एनी हार्मोनल चेंजेस इन देयर बॉडी, या तो कोई भी ब्रेन प्रॉब्लम, आइदर एनी प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम or any liver problem, kidney problem, any other problem which they had consult with the physiologist or with a doctor। ठीक है, इसके बाद आपने उनकी ट्रीटमेंट हिस्ट्री भी लिखनी है। इफ़ देयर इज़, अगर कोई बायोलॉजिकल फंक्शनिंग में एबनॉर्मेलिटी थी तो डेफिनेटली आप उसकी ट्रीटमेंट हिस्ट्री भी लिखेंगे कि आप लोग क्या क्या लेते रहे हैं और आप अभी भी क्या क्या ले रहे हैं मेडिकेशंस। ठीक है, अगर नहीं है तो डेफिनेटली आप लोग कोई ट्रीटमेंट हिस्ट्री नहीं लिखेंगे। सो ये हमारे पास कुछ शुरुआती चीज़ें थी। सो लेट वी मूव फॉरवर्ड। इसके बाद आप लोगों ने फैमिली हिस्ट्री लिखनी है। फैमिली हिस्ट्री का मैं एक पूरा प्रोसेस जो पहले भी बता चुकी हूँ। एक्चुअली जब आप लोग केस रिपोर्ट लिख रहे हैं सो ऑलरेडी आप लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट से या इन्फॉर्मेंट से कलेक्ट कर चुके हैं, यानी ड्यूरिंग द सेशन आप जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो उन्हीं को आपने एक कंपाइल करके इस जो केस हिस्ट्री केस रिपोर्ट है आपने इसमें लिखना है। ठीक है, सो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास मौजूद है और वो इन्फॉर्मेशन किस तरह से आप आसानी से अपने क्लाइंट से एक एथिकल वे में ले सकते हैं वो ऑलरेडी मैं आपको इन द प्रीवियस 4 वीडियोस बता चुकी हूँ। सो यू कैन गो एंड वॉच दैट दोज वीडियोस टू। फैमिली हिस्ट्री में हमारे पास 2 चीज़ें और भी आ जाती हैं, जैसे कि फैमिली मेडिकल हिस्ट्री और फैमिली साइकेट्रिक हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है ऑल अबाउट द फैमिली, उनके मेंबर्स कितने हैं, कितने मेंबर्स जो हैं वो किस किस एक्टिविटी में इंडल्ज हैं, उनकी कंपैरेबिलिटी, उनकी जेलसी अगर है कोई सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप, और फैमिली साइकेट्रिक हिस्ट्री यानी कोई अगर फैमिली में से किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करता हो या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करता हो, उनको कोई ना कोई पर्टिकुलर डिसऑर्डर हो या डिप्रेशन का विक्टिम हो, सो एनीथिंग अबाउट द फैमिली कि अगर वो किसी फैमिली में किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, मेंटल हेल्थ का इशू हो, वो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे। और या फिर फैमिली मेडिकल हिस्ट्री कि अगर आप लोगों का कोई भी फैमिली का मेंबर जो है वो सफ़र कर रहा हो किसी सर्टेन फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम से। ये लिखना ज़रूरी इसलिए क्योंकि काफ़ी सारी जो बीमारियां होती हैं वो जेनेटिकली भी होती हैं। अगर आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट रह चुके हैं या अगर आप लोग जो DSM मैनुअल है हमारा उससे आपका जो है आप उसको पढ़ चुके हैं, सो आप लोग को बखूबी वाकिफ़ होंगे कि काफ़ी सारे जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके कॉजेज़ जो होते हैं वो अक्सर ये जेनेटिक्स भी पाए जाते हैं। अगेन फैमिली हिस्ट्री में मैं 2 जो पॉइंट्स थे इनको यहाँ पर हाईलाइट करना भूल गई हूँ, क्यों तो आप लोग उनको हाईलाइट कर लीजिएगा अपने नोट पैड्स में कि फैमिली साइकेट्रिक हिस्ट्री और फैमिली मेडिकल हिस्ट्री को। दैन वी हैव द पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री भी अगेन वही जो ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि किस तरह से सवाल जवाब आप पूछ सकते हैं और उन्हीं सवालों से जो इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट होगी वो आपने यहाँ पर पर्सनल हिस्ट्री में लिखनी है। सो पर्सनल हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट अ पर्सनस पर्सनल हिस्ट्री कि वो जो भी उसके बचपन से लेकर अब की ज़िंदगी तक उसके जो भी चीज़ें गुजर चुकी हैं, जो भी उसके रिलेशनशिप थे विद अदर्स, विद पीयर्स, विद फैमिली मेम्बर्स, विद कज़न्स, वो सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर लिखनी है। बर्थ एंड डेवलपमेंटल हिस्ट्री लिखनी है उनकी कि जब उनकी पैदाइश हुई आइदर इट वाज नॉर्मल, और जब बड़े होते गए उनका बिहेवियर किस तरह का था, क्या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे, क्या नॉर्मल बच्चों से मुख्तलिफ थे, क्या ज़्यादा टॉकेटिव थे, क्या नॉन टॉकेटिव थे।
वो सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग जमा कर चुके होंगे ऑफ द क्लाइंट, तो वो हम लोगों को यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ पैटर्न बता रही हूँ कि आपने किस सीक्वेंस में अपनी एक ऑफिशियल और प्रोफेशनली केस रिपोर्ट को तैयार करना है। आई एम नॉट टेलिंग यू नाउ हेयर इन दिस वीडियो कि आप लोग किस तरह से इन सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने हर एक को एक अलग वीडियो बना के डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी। इफ़ यू वांट टू लर्न, आई एम अगेन सेइंग टू यू कि गो एंड वॉच दोज बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है। देन बिहेवियर ड्यूरिंग चाइल्डहुड किस तरह का था उन बच्चों का, सो वही कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपने लिखनी है। एकेडमिक हिस्ट्री लिखनी है कि हाउ दे वर एज ए स्टूडेंट इन देयर चाइल्डहुड। ठीक है। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री लिखनी है, अगेन अगर वो कोई काम करते रहे हैं या कर रहे हैं। ये यहाँ पर नेसेसरी नहीं है। इफ़ यू आर राइटिंग दैट इन टू द डेमोग्राफिक पार्ट तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री यहाँ पर बात हो रही है, लाइक वो कब से जॉब स्टार्ट की, कब उन्होंने छोड़ दी, कितनी जॉब्स उन्होंने चेंज की और कितना अरसा वो एक जॉब में काम करते रहे। सो यहाँ पर हम लोग उनका शिफ्ट्स चेक करेंगे कि वो कितना एक चीज़ को जो है ना कंसंट्रेशन देते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री लिखेंगे। सेक्सुअल एंड मैरिटल हिस्ट्री लिखेंगे, अगर वो मैरिड हैं तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उनके रिलेशनशिप विद देयर स्पाउस कि वो किस तरह का था, आइदर इट वाज द हेल्थियर वन और द वीक वन। सो वो हम लोग यहाँ पर ऑल द हिस्ट्री लिखेंगे। Now we will talk about the pre-morbid personality. प्री-मॉर्बिड पर्सनैलिटी में हम लोग क्या लिखते हैं, यानी ये हम लोग इन्फॉर्मेंट से पूछ सकते हैं उनके। एक्चुअली यहाँ पर लिखा ये जाता है कि आपका जो क्लाइंट अभी जिस हालत में आपके पास आया है उसकी पर्सनैलिटी यहाँ आने से पहले किस तरह की थी। यानी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पहले वो किस तरह का फ़ंक्शन किया करते थे और अब किस तरह के फ़ंक्शन कर रहे हैं। यानी ये जो क्या है ना, ये हम लोग को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब उनमें क्या चेंजेस हैं जो उनमें पहले चेंजेस नहीं थे। ठीक है। इसको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चेंजेस को पकड़ेंगे जब भी तो हम लोग किसी पर्टिकुलर डिसऑर्डर में जाकर सिम्टम्स को, क्राइटेरिया को मीट कर सकेंगे। सो दैट यू हैव टू राइट डाउन इन द प्रीमॉर्बिड पर्सनैलिटी कि इनके कितना सोशल एक्टिव थे, कितना ज़्यादा जो थे वो एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करते थे, कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव थे वो, और अब कितना ज़्यादा या तो लेस हो गए हैं या तो मोर हो गए हैं, या उनका पहले बिल्कुल शॉपिंग में इंटरेस्ट नहीं था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया है चीज़ों में, काम बहुत एनर्जेटिक होते हैं जबकि पहले नॉर्मल थे। सो ये सारी चीज़ें अगर कोई भी हैं जो पहले नहीं थी अब हैं, और जो पहले थी अब नहीं हैं, सो दोज ऑल द थिंग्स यू हैव टू राइट डाउन इन द प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी, यानी पहले की पर्सनैलिटी आप लोगों को लिखनी है। सो लेट्स वी मूव फॉरवर्ड। आप लोगों को आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन लिखा है क्योंकि दो इट वाज ऑल द ऑब्जर्वेशन, तो मैंने यहाँ पर उस क्लाइंट का जो है यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डाल दी है। तो सबसे पहले जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर आप लोगों को लिखना है। ठीक है। अब हमारे पास मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी हम लोग अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं। सो सबसे पहले आप लोग अपीयरेंस लिखेंगे। सो इट इज़ ऑल अबाउट, आप लोग पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि किस तरह का वेल ड्रेस थी वो, नीट एंड क्लीन थी एंड अप्लाइड मेकअप ऑन अ फेस, मतलब प्रॉपरली बैठी हुई थी वो। ठीक है। सो दैट इज़ उनकी अपीयरेंस एंड बिहेवियर मैंने यहाँ पर लिखा है। मूवमेंट एंड बिहेवियर भी आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। एक्चुअली इन द प्रीवियस वीडियो जब मैं आप लोगों को मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन समझा रही थी, सो आई एक्चुअली स्किप दिस पार्ट, मूवमेंट एंड बिहेवियर। सो आप अभी समझ लें कि मूवमेंट एंड बिहेवियर यानी उनकी मूवमेंट किस तरह की थी और उनकी बिहेवियर किस तरह का था। ठीक है। तो वो आपके ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि आई हैव रिटन हियर कि शी सीम्ड वायलेंट एंड इम्पल्सिव बाय हर टॉक्स. She was continuously moving her right leg while answering the therapist. In few sessions during the conversation, she left the room without informing. So that is यहाँ पर जो मैंने लिखा है। सो मूवमेंट एंड बिहेवियर में इस तरह से आप लोग लिखते हैं आपकी ऑब्जर्वेशन कि आप लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे थे अपने क्लाइंट को, कि किस तरह से उसका जो मूवमेंट है और उसकी किस तरह का बिहेवियर है। दैन अगेन स्पीच में आप लोग लिखेंगे उनकी स्पीच फ्लुएंट थी, कैसी नहीं थी, क्या उनके फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ थे, क्या वो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन बता रही थी, क्या स्टीरियोटाइप्ड उनकी स्पीच थी। सो दोज ऑल द थिंग यू हैव टू राइट डाउन इन द स्पीच। मूड एंड अफेक्ट आपका वही इमोशनल एक्सप्रेशन है कि उनका मूड किस तरह का था, इधर लो था, इधर हाई हो था, इधर बहुत हैप्पी था, और वो टायर्ड था, बोर्डम था, वॉट एवर इट वॉज, आप लोग को ये सब यहाँ पर लिखना है। दैन द थॉट कम। थॉट में कोई भी थॉट फॉर्मल डिसऑर्डर अगर आप लोगों को लगता है कि उनमें प्रेजेंट है, यानी उनकी बिल्कुल ही डिसऑर्गेनाइज थॉट थी, उनको बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट टू आंसर, और वो आप लोग की बात भी बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे, सो आप लोग उनको देख सकते हैं कि आइदर देयर इज़ सम
फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर प्रेजेंट और नॉट, उसके अकॉर्डिंगली आप एब्सेंट या प्रेजेंट लिख सकते हैं. सो इन दैट क्लाइंट एक्चुअली द थॉट formal thought disorder was not present, so I have written here the absent. क्या अगर उनमें कोई डिल्यूजन्स थे तो वो आप लोगों ने लिखनी है. सो एक्चुअली इन द क्लाइंट कोई डिल्यूजन्स नहीं थे, सो आई हैव रिटन नॉट डिल्यूजन प्रेजेंट थे. ठीक है. परसेप्शन आप लोगों को लिखनी है. परसेप्शन में एक्चुअली हम लोग हेलोसिनेशन के बारे में लिखते हैं कि क्या वो किस तरह से परसेप्ट कर रहे हैं चीज़ों के बारे में. क्या उनको ऑडिटरी हेलोसिनेशन होती हैं, विजुअल हेलोसिनेशन होती हैं. सो अनफेमिलियर वॉइसेस आती हैं, फेमिलियर वॉइसेस आती हैं. सो यू हैव टू राइट दोज ऑल अबाउट हियर. ठीक है. नाउ यू हैव टू राइट अबाउट द कॉग्निटिव फंक्शंस. कॉग्निटिव फंक्शंस में हम लोग जो हैं क्या लिखते हैं कि वो कितना ओरिएंटेड टू टाइम था. जैसे हमने ओरिएंटेशन पढ़ा था ना, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर लिखते हैं. ठीक है. कॉग्निटिव फंक्शंस यानी जो भी हमारा कॉग्निशन है उसके फंक्शंस. तो यहाँ पर आपने लिखना है कि वो कितना ओरिएंटेड टू टाइम थे, उनकी डिस्ट्रैक्टिबिलिटी कितनी थी या कितनी नहीं थी. सही है. सो इसके बाद हम लोग मेमोरी का लिखते हैं कि इमीडिएट मेमोरी थी उनकी और रीसेंट मेमोरी थी या रिमोट मेमोरी जो थी वो उनकी किस तरह की थी. इंटैक्ट का मतलब बेसिकली यहाँ पर है कि कंप्लीट. ठीक है. अनब्रोकन, जो बिल्कुल मतलब टूटी हुई नहीं थी. उनकी इमीडिएट मेमोरी भी सही थी, उनकी रीसेंट मेमोरी भी इंटैक्ट थी, सही थी. रिमोट मेमोरी यानी दूर की मेमोरी यानी पिछली अनकॉन्शियस में जो पड़ी हुई थी वो भी उनकी नॉन ब्रोकन थी, यानी बिल्कुल कंप्लीट थी, इंटायर थी, मुकम्मल थी. अगर यहाँ पर जो है उनमें कुछ मेमोरी लॉसेस होते हैं कि उनको कुछ याद नहीं आ रहा होता, सो तब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि ब्रोकन थी या डैमेज थी. ठीक है. अगर हम लोग को ऑब्जर्व ये हम लोग करते तो. दैन व्हाट वी हैव, नाउ वी हैव इनसाइट. इनसाइट यानी मैं आप लोग को पहले भी डिफाइन कर चुकी हूँ कि इनसाइट जो थी आपके क्लाइंट में प्रेजेंट थी या नहीं थी. सो वो आप लोगों को अपनी केस रिपोर्ट में लिखना है. तो यहाँ पर इन माई क्लाइंट इनसाइट एक्चुअली वॉज पार्शली प्रेजेंट. थोड़ी मौजूद थी, थोड़ी नहीं थी. कि पार्शली इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि शी वॉज़ नॉट कम्प्लीटली थॉरली अवेयर अबाउट हर डिसऑर्डर, कि उनको एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम है बट एक्चुअली शी वॉज सफरिंग विद. ठीक है. सो इनसाइट का मतलब यही होता है कि आइदर शी वॉज अवेयर और ही वॉज अवेयर अबाउट हिज ओन प्रॉब्लम और नॉट. ठीक है. दैन प्रोविजनल डायग्नोसिस आप लोगों को देनी है कि अगर आप लोगों को लगता है कोई सर्टन डिसऑर्डर यू हैव डायग्नोज्ड आफ्टर चेकिंग द इंटायर रिपोर्ट, द प्रेजेंटिंग कंप्लेन, सारी चीज़ें चेक करने के बाद अगर आप लोग को लगता है कोई पर्टिकुलर डिसऑर्डर उनको डायग्नोज हो रहा है, so then you have to diagnose. So as I have written here, the client is diagnosed with bipolar 1 disorder as there are found both the symptom of depression episodes and manic episodes in her. Mistakenly him I have written here. Actually currently she is suffering with manic episode. ठीक है. So now later on provisional diagnosis के बाद the last step is treatment plan. So treatment plan, either you can't actually go for the medications, but few medications you can go for, but you should be aware of the medications, that what are actually the medications for the clients. इस medication के अलावा therapies you must know about कि CBT है हमारे पास, RAPT है, we have different sort of therapies which can be implemented. तो वो सारी आप लोगों ने अकॉर्डिंगली फिर देनी है बहुत एहतियात से, क्योंकि वी आर एक्चुअली ट्रीटिंग अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है. सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग. ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो आई होप आप लोगों को केस रिपोर्ट लिखना आ गई होगी एक ऑफिशियली वे में कि किस तरह से लिखते हैं. अगेन ये सारा एक पैटर्न था, लेकिन अगेन द थिंग गॉज कि आप लोग किस तरह से उसको लिखते हो. राइटिंग एक्चुअली डज मैटर. अगर आप लोग अपनी राइटिंग में जो है कुछ इनफॉर्मल सी वेज लिख रहे हैं, सो डेफिनेटली इट गोना नॉट बी कॉल्ड द फॉर्मल वन. तो आप लोगों को राइटिंग का भी ख्याल रखना होगा कि वो आप लोगों की फॉर्मल ही रहे, नॉट द इनफॉर्मल राइटिंग यू हैव टू यूज़ इन द रिपोर्ट राइटिंग व्हेन एवर यू आर मेकिंग. सो दिस वॉज द केस हिस्ट्री, केस रिपोर्ट, कि हम लोग किस तरह से आफ्टर कंडक्टिंग द केस हिस्ट्री फ्रॉम द क्लाइंट हम केस रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं. I hope you have got this video and you have understood it thoroughly, entirely and properly. So meet you in the next video. Till then, Allah Hafiz, take care of yourselves.